नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वड़क्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब लोकतंत्र से रचित कौशिक भाई। और रचित कौशिक भाई अब पाए जाते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर विद द सेम नेम, सेम एनर्जी, इनफैक्ट डबल एनर्जी के साथ में आजकल वहाँ काम कर रहे हैं। पहले जितनी वीडियोस मैंने रचित भाई की नहीं देखी थी, उससे ज्यादा वीडियोस आजकल देखने को मिल जाती हैं। अभी इनकी जो लेटेस्ट नालंदा वाली थी बहुत अच्छी थी, वेल रिसर्च थी। इनफैक्ट शायद ये बात रचित भाई को भी नहीं पता होगा, दैनिक भास्कर को खोलकर देख लीजिए, शायद 2-4 पॉइंट्स आपसे कॉपी करके उन्होंने आर्टिकल लिखा है रिसेंटली। कल ही क्योंकि आपका वीडियो पहले आया, उनका आर्टिकल बाद में आया है। तो वैसे भी वो जो न्यूज़पेपर है वो भोपाल में, अगर आप लोकल से बात करेंगे तो वो किसी और चीज़ के लिए जाना जाता है रादर देन पत्रकारिता। वो बता देंगे आपको कि उन्होंने इतना बड़ा मॉल बनाया कैसे है भोपाल में, उसका राज़ बता देंगे आपको। कमिंग टू द पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम आज इकट्ठे हुए हैं। कहा जाता है कि जो बिक जाए वो लॉयल्टी नहीं होती है। जो बिक जाए वो लॉयल्टी नहीं होती है, क्योंकि लॉयल्टी ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। लॉयल्टी लॉयल्टी होती है। सो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड वर्सेस द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, जिसका नाम है लॉलीवुड। नाम भी बहुत अजीब सा ही लगा है इन्होंने मतलब कुछ मुझे फनी सी फीलिंग आ रही है उसके साथ में। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है एंड व्हाट बॉलीवुड नीड्स टू लर्न फ्रॉम लॉलीवुड। इनफैक्ट मैं ये नहीं बोलूंगी वाइस वर्सा, मैं ये बोलूंगी बॉलीवुड को लॉलीवुड से क्या सीखने की जरूरत है। रचित भाई, प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स जी। धन्यवाद और नमस्कार ऑल्टरनेट मीडिया के सभी दर्शकों को। बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास आकर फिर से आपसे बात करके। और आपने अगर मुझे देखा होगा तो मैं तो आप जानते हैं बॉलीवुड बोलता नहीं हूँ, कराची वुड बोलता हूँ, क्योंकि कराची से ही वह संचालित होता है। जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है वो लॉलीवुड के नाम से जानी जाती है और मेनली लाहौर बेस्ड है, और कराची से भी वो कुछ वहाँ पे प्रकाशन होते हैं। जैसे भारत में अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं भाषा के स्तर पर, तो वहाँ पर उतना नहीं है, यहीं से संचालित होती हैं। लेकिन भारत की जो इंडस्ट्री है वो मानसिक रूप से कराची से संचालित होती है, तो इसलिए मैं उसको कराची वुड का नाम देता हूँ। लेकिन वो क्या है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा उसके इतिहास में जाना पड़ेगा कि वो बने कैसे। एक नाम हमने सुना होगा, सुरैया। ये पहले भारत की गायिका थी और पार्टीशन होने के बाद ये पाकिस्तान चली गई थी। पाकिस्तान में इनको नाइटिंगेल ऑफ पाकिस्तान, वही लता जी से कंपेयर करके बोला जाता था। इस प्रकार से कई लोगों को बहुत आश्चर्य होगा कि बहुत सारे बड़े नाम जो हमारी मुंबई की उर्दू फिल्म इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलते हैं वो पहले लाहौर से काम किया करते थे, जिनमें पृथ्वीराज कपूर भी शामिल थे। और बहुत सारे पुराने नाम ऐसे थे जो लाहौर से संचालित होते थे। और 1947 से पहले ही, कुछ वर्ष पहले ही, 1940-41 के आसपास वो मुंबई आ गए थे, क्योंकि वहां पर उन्हें दिखने लगा था कि परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं हैं। लेकिन लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में एक दिग्गज थी, और बहुत सारे जो शांति प्रिय समुदाय के आर्टिस्ट थे और फिल्म हाउसेस थे वो वहां पर रहे। लेकिन उनकी इंडस्ट्री उस तरीके से उस पर ये आपने सुरैया को शायद दिखाया, तो बहुत उस बहुत टाइम पे सारे। काफी बोल्ड कपड़े, बहुत सुंदर भी थी, इसमें को नहीं, देखिए कोई डाउट नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल। और इनका इनके कुछ मॉडर्न या बोल्ड सीन्स भी थे जो उस समय पर प्रचलित हुए थे, जो आज की दृष्टिकोण से भी काफी बोल्ड हैं। लेकिन वो इंडस्ट्री उस तरह से उस समय टेक ऑफ नहीं कर पाई। उसके बाद उसमें सॉर्ट ऑफ रेनेसां हुआ। और आज के समय में अगर हम देखें, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम जब पाकिस्तानियों को अपनी फिल्मों में जगह नहीं देना चाहते हैं, पाकिस्तानी कलाकारों को तो अपनी चर्चा में भी उनके नाम को हम जगह नहीं देना चाहेंगे। हम केवल फिनोमिना की बात करेंगे। हम नहीं चाहते कि उनके कलाकारों को लोग जाने और जाकर देखें। लेकिन हाँ, कुछ नाम जो पहले से हम जानते हैं, जैसे नुसरत फतेह अली खान और राहत, उनके भतीजे,
या आतिफ असलम और अली जफर जैसे नाम, और कुछ एक्ट्रेसेस भी थी जो खास नहीं चली, लेकिन वो एक पैरेलल सिनेमा चलता रहा। अब दोनों में अंतर क्या है, या कराची वुड को लॉलीवुड से सीखने के लिए क्या आवश्यक है, तो उसमें ये देखने की बात यह है, और इसको अगर अल्टरनेट तरीके से कहें कि आज के समय पर देखें तो पाकिस्तानी सीरियल्स, खासकर जी वगैरह, वहाँ पर कुछ चैनल्स हैं, या और बहुत सारे उनके अपने चैनल्स हैं, तो सीरियल्स, वेब सीरीज और मूवीज की मांग बहुत बढ़ती जा रही है, और भारत में देखे भी जा रहे हैं। और भारत के अलावा बहुत सारे ऐसे देशों में जहां हिंदी भाषी या उर्दू भाषी लोग हैं, वहां देखे जा रहे हैं। जैसे एनआरआईज भी हैं बहुत जगह पर, अफ्रीकन कंट्रीज में। आपसे चर्चा में ही मुझे ये बात पता चली कि वहां पर भी इसकी ऑडियंस है। तो आखिर वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी हिंदी फिल्मों से, हिंदी फिल्में तो बनती नहीं है हमारे यहाँ, उर्दू की बनती हैं, बट स्टिल भारतीय फिल्मों से ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं होती जा रही है। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो जैसे भी हैं अपनी जड़ों पर कायम हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, अपनी संस्कृति में बात करते हैं, और उसी में रचे बसे कंटेंट को बनाते हैं। फिल्म आई थी, नाम मैं भी भूल रहा हूँ, काइट्स, ऋतिक रोशन की, और वो शायद लैटिन अमेरिका में कहीं पर थे, तो लैटिन में थे कुछ डायलॉग्स, या फ्रेंच किसी कॉलोनियल भाषा में थे, वो मुझे नहीं समझ आया कौन सी भाषा थी, बट बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे थे जो ना हिंदी में थे ना इंग्लिश में थे। उससे ध्यान में जाता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें अधिकतर फिल्मों में आजकल इंग्लिश का बड़ा बोलबाला रहता है, या फिर उर्दू होता है, और खासकर म्यूजिक की अगर हम बात करें तो। अब चांद सिफारिश जैसे आप मेन स्ट्रीम गाने ले लीजिए, या फिर काया फुन जैसे, नहीं फाया कुन, सॉरी ऐसे ही कुछ है, आई डोंट रिमेम्बर, बट रॉकस्टार का वो गाना था, बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन पता नहीं अरबी फारसी कौन से शब्द थे जिन्हें हम जानते भी नहीं है, जिन्हें हम कुन आम फाया, बातचीत कुन में, फाया, हाँ, कुन फाया, कुन फाया, कुन फाया, कुन, ऐसा करके था कुछ। मुझे भी नहीं वर्ड ऐसा ही पता है वो कुछ था। वर्ड, सुना कई बार भी है। हाँ, हाँ, बट बहुत सारे ऐसे गाने मतलब आने लगे जिनका जिनका हमें अर्थ नहीं समझ आता, लेकिन हमारे यहाँ माहौल ऐसा बना दिया गया। और ये आज का नहीं है, आज से 50 साल पहले मजरूह सुल्तानपुरी एक राइटर हुए हैं और बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे, उन्होंने बोला था, और उस समय ये बात चल रही थी कि आपको कोई गाना अच्छा बनाना है, पॉपुलर बनाना है, तो आपको उसमें उर्दू डालनी ही पड़ेगी, हिंदी में आप नहीं बना सकते। और उसका उत्तर देते हुए गोपाल दास नीरज जो मूलतः कवि थे, उन्होंने 1971 में प्रेम पुजारी फिल्म में एक गाना बनाया था, रंगीला रे, जो पूरी लता जी ने गाया था, पूरी तरह से शुद्ध हिंदी का गीत था, और वो सुपरहिट गीत हुआ था। उन्होंने बताया कि देखिए बिना उर्दू के भी मैं ये बना सकता हूँ। लेकिन हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है, हमारे इंडस्ट्री वाले हिंदी यूज ही नहीं करते हैं। उर्दू भी समृद्ध हो गई है क्योंकि वो भारतीय भाव और भाषा से मिलकर बनी हुई है। अब पाकिस्तानी उसका प्रयोग करते हैं और वो सफल हो रहे हैं। और उसके अलावा वो अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा और अपनी सोच के साथ फिल्में बनाते हैं। हमारे वाले वेस्ट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अलग ही काले अंग्रेज बने हुए हैं। इसलिए शायद मुझे लगता है सबसे बड़ा एक लेसन तो यही है जो हमारी इंडस्ट्री को उनसे सीखना है। जी, आपने सही कहा। और हमारे यहाँ स्पेशली जो खान वुड है, जो खान गैंग है, ये पाकिस्तानी सिंगर्स को बहुत जबरदस्त प्रमोट करता है। तो बहुत सारों की बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं, जैसे मैं कईयों के तो नाम भी नहीं जानती हूँ, गाने शायद सुने भी होंगे, बट जी, बहुत दुख भरी कहानी है कि इनको भारत में लोग नहीं मिलते हैं। अच्छा, एक बाय द वे, जैसे एक गाना है जो मेरा बहुत फेवरेट, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। जब मैंने जी, जब पता किया तो पता चल गया साउथ, इन्होंने टॉलीवुड से कॉपी किया हुआ है वो गाना, इनका वो भी ओरिजिनल नहीं है। मतलब इतना धक्का लगता है।
आपने एक बात कही, जी, एक तो वो अपनी जड़ से जुड़े हुए हैं, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, जी, अपनी बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, पर इसके साथ एक चीज़ और है, रचित भाई, जी, दे आर नॉट चीप एंड वल्गर। डीप नेक की ब्लाउज जी। नहीं पहन रही है, जरूरत नहीं है। घर में कौन डीप नेक का ब्लाउज पहन के घूमता है, कोई मुझे ये बता दे। ये कौन है जो 4 किलो मेकअप लगाकर और इतने बड़े बड़े कान के झुमके डालकर सोता है। दे आर प्रेजेंटिंग थिंग्स विच आर नॉन नॉन एक्सेप्टेबल, उसको नॉर्म बनाने की कोशिश करें। और ये स्पेशली एकता कपूर, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया है बॉलीवुड का, तो ठीक है। जी, तो वल्गैरिटी नहीं है उनके। इनफैक्ट मैंने भी एक आध कोई एपिसोड देखे हैं, बिकॉज मैं अफ्रीका के कई कंट्रीज में जब घूमी हूँ, तो कई सारे पाकिस्तानी, अच्छा पाकिस्तानी महिलाएं क्या करती हैं, मुस्लिम महिलाओं के बारे में जो भारत में रहती हैं, वर्बेटम कोट कर रही हूँ, तुम्हारे यहाँ की मैं मुसलमाने हैं, इनको देख के घिन आती। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम टेलिंग यू व्हाट शी सेड एंड व्हाई शी सेड दैट। इनको पता तो कुछ है नहीं, बस चिल्लाती रहती हैं वो आसमानी किताब का नाम लेकर। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। एंड द वन वाज शी फॉलो करती थी, वो नमाजी थी, बाकायदा अपना 2-3 टाइम नमाज वमाज पढ़ना या जो भी। बट द वे शी यूज्ड टू ड्रेस, द वे शी यूज्ड टू वॉक, द वे शी यूज्ड टू कैरी, शी लुक्स यूज्ड टू लुक सो एलिगेंट। भाई जो जैसा है वो बोलना पड़ेगा। अब जी। पाकिस्तानी सीरियल में जब महिलाएं आती हैं, आपने ये शायद नहीं देखा होगा, मैंने 1-2 एपिसोड उनके कहने पे मैंने देखे हैं और कंपेयर भी किए हैं, उन्होंने ही बिठा के दिखाए। ऐसा ब्लाउज हमारे यहाँ, और पीछे भी ऐसा ब्लाउज, कट स्लीव्स एकदम स्ट्रिप वाला। सास ससुर की कोई हया नहीं, चलिए वो तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। बट पाकिस्तानी सीरियल में बेडरूम के सीन तो कभी होते ही नहीं है। कोई जी, वहां पे नाइट वेडिंग या वो सब नहीं होता है। द गर्ल्स वेयर वेरी डिसेंट ड्रेसिंग, एवरीथिंग इज कोडेड, लाइक द मैरिज हैज बीन कंज्यूमेटेड, उसको दिखाएंगे द गर्ल, कि शी इज गॉट प्रेग्नेंट। दैट इज अंडरस्टूड ऑब्वियसली, सो दे विल नॉट शो एनीथिंग विच इज वल्गर, एंड यू कैन नॉट सिट एंड वॉच विद द फैमिली। हमारे यहाँ पर तो, मैं क्या बोलूं रचित भाई, उनका बस चले तो वो भी दिखा दे जो पॉर्न में दिखाया जाता है स्पेसिफिकली। जी। देखिए ये 2 इस पर विषय लेते हैं हम। पहला तो संगीत वाला विषय लेते हैं, म्यूज़िक वाला। ये केवल अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से आपको समाचार भी आते हैं कि पाकिस्तान में अब ये क्या है, सारा भारतीय संगीत है, भारतीय शास्त्रीय संगीत है। लेकिन अब क्योंकि अ, हिंदू किसी भी कला को हम नहीं अपना सकते हैं, तो क्या किया गया कि हमारे जो गुरुजी थे उनको उस्ताद कहकर बोला जाने लगा। जो हमारा अभ्यास था या साधना थी उसको रियाज कहकर बोला जाने लगा। और ये केवल पाकिस्तान में नहीं हुआ, भारत में हुआ। और हाँ, नुसरत का आपने गाना तो सुना ही हुआ होगा, कुछ तो सोचो मुसलमान हो तुम, काफिरों को ना घर में बुलाओ। तो ये जो सेकुलर भारत में आकर कमाया करते थे, उनकी असलियत क्या है, राहत जो अदब वाले और ऐसे बताए जाते थे, उनका अपने नौकर को मारता हुआ जो वीडियो आया, तो इनकी असलियत तो सामने आ जाती है। पर इन्होंने क्या किया कि हमारे शास्त्रीय संगीत की बहुत सारी अच्छी चीज़ें ली, चाहे वो राहत हो, चाहे आतिफ हो, इन लोगों ने शास्त्रीय संगीत का बहुत अभ्यास किया, लेकिन उसको शास्त्रीय संगीत ना कहकर उन्होंने अपना कहा, जबकि इनके यहाँ तो म्यूज़िक हराम है। हमारे वालों ने ना दूसरा लिया और ना ही अपने को अपनाया। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं वही तो कह रही हूँ कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में ये जो अभी एक कल या परसों आपने सुना होगा, कोई यूरोप का टूरिस्ट गया हुआ था, उसको जी, जिंदा जला दिया गया, ये कहकर कि जी, ब्लेसेफेमी हुई है। तो मेरे ख्याल से तो पूरा पाकिस्तानी ब्लेसेफेमी में जल जाएगा। क्यों पूछिए? क्योंकि सब के सब तो गाने सुन रहे हैं। आपका लॉलीवुड क्या है? फिल्म इंडस्ट्री है। जी, पाकिस्तानी सीरियल्स हैं। नुसरत फतेह अली खान को तो फिर तो इनको लटकाना चाहिए सीधे। आतिफ असलम कौन है? भाई कुरान के जी, हिसाब से गाना बजाना, म्यूजिक सुनना हराम है। जी, तो ये कैसे जी, चला रहे हैं? इसीलिए बोलते हैं ना, पाकिस्तान इज द मोस्ट हिपोक्रेटिक कंट्री। आपको शरिया चाहिए, बट राइट। शरिया के साथ ये पूरा तामझाम भी चाहिए। जिसको मारना होता है उस पे ब्लेसेफेमी लगा दो, और बाकी सब हुँ। आपका पैरेलली चलता रहता है। इनके लेकिन दुःख बस की की बात ये है कि नहीं। बहुत सारे तालिबान बहुत शरिया कर रहा है सही तरीके से। जी, दुःख की बात ये है कि बहुत सारे मानसिक पाकिस्तानी हमारे देश में भी हैं। जब मैंने अपना कुछ
थोड़ा-सा भजन वगैरह बनाने शुरू किए थे और उस पर काम किया था। तो दिल्ली में जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं उनसे संपर्क हुआ और म्यूज़िक में घराने होते हैं। तो पता चला कि जो दिल्ली घराना है, वहाँ पर आप कोई भी शिव श्रोतम पढ़ेंगे या आप कोई शास्त्रीय तरीके से आप सीखने का, साधना करने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत डिस्करेज किया जाएगा। आपको बोला जाएगा उस्ताद और रियाज़ वाली भाषा आपको बोली जाएगी। आपको बोला जाएगा ना सेकुलर तरीके से आप गाइए, आप सीखिए और ये केवल घरानों में नहीं होता है, गंधर्व महाविद्यालय जैसे सरकारी संस्थानों में होता है जो आपको संगीत की शिक्षा देना चाह रहे हैं। तो हमारे वाले तो ठीक से संगीत सीख नहीं रहे हैं। अपनी विरासत को आप इग्नोर कर रहे हैं और उनके लोग हमारी विरासत को नाम बदलकर प्रयोग कर रहे हैं, हमारे शास्त्रीय संगीत से सीख रहे हैं। ये तो हुई संगीत की बात। हालाँकि आज भी हम संगीत में बहुत समृद्ध हैं, उनसे बहुत कहीं आगे हैं। हमारे अरिजीत सिंह और हमारे श्रेया घोषाल उनके यहाँ नहीं मिलेंगे। आप कितना भी उसको ऑटो ट्यून लगा-लगा के आतिफ असलम को चला लीजिए। अब दूसरी बात आती है, दूसरी बात जो आपने कही कि वल्गैरिटी वाली। देखिए बात वही है कि आप कितना ओरिजिनैलिटी में पेश कर रहे हैं। मतलब आप जो पेश कर रहे हैं, वो ज़मीन से कितना जुड़ा हुआ है, लोग उससे कितना आइडेंटिफ़ाई करते हैं। जब आपके घरों में बैकलेस अच्छा ये आप गाने बता रहे हैं उन्होंने जो हमारे यहाँ आकर गाए हैं। तो ख़ैर ये तो बहुत शर्म की बात है कि इतनी बड़ी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत होते हुए, संगीत होते हुए, अभी तो हमने अगर हम फ़िल्मों की ही बात करें तो मुझे लगता है कि हम क्षेत्रीय संगीत जो है हमारा उसका 1% भी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। कभी हम किसी हंसराज रघुवंशी को सुन लेते हैं तो हमें हिमाचल का संगीत मिल जाता है। कभी कोई जुबिन नौटियाल होता है तो वो हमें उत्तराखंड का म्यूज़िक सुनने को मिल जाता है। जुबिन नौटियाल की तो मैं फैन हो गई हूँ। मैंने पहली बार उनका गाना सुना और मैंने बैक टू बैक मेरे ख्याल से कम 8-10 दिन वो गाना और मतलब दिमाग में बैठ जाते हैं। वैसे एक ही गाना था और बार-बार मैं सुन रही थी। इट्स गॉट वो एक जो रॉनेस है ना उनकी आवाज़ में, सारी जी। आवाज़ रिफाइंड और स्पेशली जब मेन से आती है तो आवाज़ थोड़ी-सी रॉ अच्छी लगती है। यू नो दैट जी। मैनली वॉइस। ही हैज़ गॉट दैट राइट। ब्यूटीफुल वॉइस एक्चुअली। जी। नहीं, तो अभी तो हम आप देखिए इंस्टा पर जो रील्स चल रही हैं, उत्तराखंड के गाने बहुत सारे अच्छे-अच्छे चल रहे हैं। सिमिलरली भोजपुरी को शायद किसी षड्यंत्र के तहत या फिर किसी बेवकूफ़ी के चलते वल्गैरिटी से जोड़ दिया गया, लेकिन अभी पंचायत में वो जो गाना आया है राजा जी वाला हमारे मनोज तिवारी जी का, इतना अच्छा गाना है, इतना सुंदर गाना है। तो भोजपुरी संगीत में भी बहुत सुंदरता है, असमीज़ संगीत में, बंगला संगीत में, ओडिया संगीत आप एक राज्य में जाइए और उसकी अपनी अलग सांस्कृतिक विरासत है। और वो होते हुए हमें पाकिस्तान से सिंगर्स इंपोर्ट करने पड़े, म्यूजिशियन इंपोर्ट करने पड़े तो बहुत शर्म की बात है। और हमारे सेम म्यूजिक में क्या दिखता है हमारे म्यूजिक में दिखता है कि ये फला इटालियन से चुराया हुआ है, ये लैटिन से चुराया हुआ है, ये किसी कोरियन सॉन्ग के नहीं ऊपर है। देख रचित भाई, इसमें तो लेट्स एग्री, ये चोरी के मास्टर है, इसलिए इनको कॉपी वुड भी कहते हैं ना हम लोग। ये कॉपी मैं जी। बोल तो रही हूँ। मेरे को मुझे एक मेरे बोले भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो गाना जी। आप सुन रहे हो ये तो साउथ से चुराया हुआ है। फिर उन्होंने उसका लिंक भेजा एंड जी, देन आई वाज जी, जी, जी। शॉक्ड। आई वाज शॉक्ड। कॉपी किया हुआ था वो गाना बकायदा। और श्रीदेवी की कितनी फिल्मों के गाने साउथ इंडिया से उठाए जी। गए हैं, वर्बेटिम उठाए गए हैं विद म्यूजिक एंड एवरीथिंग। जी। नहीं, आप अभी अभी का देखिए, आप आरआरआर के सॉन्ग सुनिए और उसमें भी आप हिंदी वर्जन सुनिए और तेलुगु वर्जन सुनिए। इसी तरीके से आप पुष्पा के सॉन्ग सुनिए, उसमें हिंदी वर्जन सुनिए और तेलुगु वर्जन सुनिए। उसमें जो म्यूज़िक है, क्योंकि ओरिजिनैलिटी है, वो जो म्यूज़िक बनाया गया है वो तेलुगु लिरिक्स पर बनाया गया है। उसको जब आप नाटू नाटू को जब आप नाचो नाचो करते हो, तो वो अपने आप ही वाहियात लगता है, क्योंकि एक्चुअल में वो तेलुगु लिरिक्स पर म्यूज़िक दिया गया है या तेलुगु म्यूज़िक पर, ओरिजिनल म्यूज़िक पर लिरिक्स लिखे गए हैं। और
आरआरआर से बेहतर मेरे ख्याल से कोई एग्जाम्पल नहीं है जो एकेडमी अवार्ड्स तक जीत गया, ऑस्कर्स तक जीत गया। और उसमें अगर आप रामम राघवम सुनेंगे तो वो संस्कृत का सॉन्ग है, लेकिन वो इतना अच्छे तरीके से उन्होंने किया है क्योंकि हमारी संस्कृत तो हमारी मदर लैंग्वेज है। सभी जो जितने भी शास्त्रीय संगीत हैं वो संस्कृत के साथ कंपेटेबल हैं, तो हम अपने शास्त्रीय संगीत ही प्रयोग नहीं कर पाते हैं, हम बाहर से कॉपी करने चलते हैं। बल्कि आप देखिए कि ईस्ट की अलग है, नॉर्थ ईस्ट की अलग संगीत की विरासत है, हमारा हिमाचली संगीत अलग है, राजस्थानी संगीत अलग है, गुजराती संगीत अलग है, मराठी संगीत अलग है, उधर मलयालम संगीत अलग है, तेलुगु तमिल अलग अलग हैं, लेकिन हम उनको प्रयोग ना करके हम कहीं कहीं से लेते हैं। और वर्स्ट स्टिल कि हम पाकिस्तानियों को कोक स्टूडियोज और इन सब के माध्यम से हम सुनने का प्रयास करते हैं या उन लोगों को प्रमोट करके अपने यहाँ पर काम देने का। तो ये मेरे ख्याल से मानसिक दिवालियापन से ज्यादा कुछ नहीं है। और जब हमें अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं रहता है, आत्मविश्वास नहीं रहता है, तो हम ऐसे ही दूसरों के गोबर में हमें स्वाद आने लगता है। बिल्कुल सही। अब वो वल्गैरिटी की बात कर रहे थे आप, आपने वो पॉइंट शायद जी, बीच मैं में एक पॉइंट। हाँ हाँ, उसमें ये पॉइंट है कि किसी ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि किस प्रकार इसको शालीनता से रखा जाए कि आप ढकी हुई स्त्री को 1 घंटे तक निहार सकते हैं, लेकिन जो ढकी ना हो उसको आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं देख सकते हैं, बिकॉज यू हैव लेफ्ट नथिंग टू इमेजिनेशन। हमारा जो मूवीज हैं, वेब सीरीज हैं, कहानियां हैं, उसका चार्म क्या होता है? उसका चार्म होता है कि आप सामने वाले को कितना इमेजिन करा रहे हैं, कितना इमेजिनेशन के लिए आप उसको छोड़ रहे हैं। यदि आपने वो इमेजिनेशन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, तो सामने वाले के पास उस पर लौट कर आने के लिए कुछ बचेगा नहीं। अब हमारे यहाँ आप चाहे ऑल्ट बालाजी ले लीजिए या फिर कोई भी किसी भी तरीके का ले लीजिए, एक तो ये समझ नहीं आता, मुझे इस चीज की बहुत समझ नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया और जो सुना वो ये कि वो प्लास्टिक सर्जरी और ये सब चीजें करा के सारी हीरोइंस एक जैसी दिखती हैं। आजकल नई लड़की आती है तो पता ही नहीं लगता, उसके अलग से फीचर्स ही नहीं पता लगते कि वो कौन से स्टेट की है। पहले अगर आप देखें कि कोई रेखा आई है तो आपको पता लगेगा कि तमिल लड़की है, या हेमा मालिनी आई है तो पता लगेगा कि तमिल लड़की है। अगर कहीं नॉर्थ से लड़की आई है, पंजाब से लड़की आई है, तो उसका पता लगेगा कि ये पंजाब से है। चाहे वो कोई भी हम उदाहरण लेकर देख लें, लेकिन आज के टाइम पर सभी लड़कियां सेम लगती है, पता नहीं क्यों लगती है, मैं नहीं जानता हूँ इसको, लेकिन सभी को आप नहीं देखकर, फीचर्स देखकर नहीं बता सकते कि कौन से क्षेत्र से आई है, ना उसकी भाषा देखकर बता सकते हैं। आजकल आप बहुत धार्मिक हो गए हैं रचित भाई, इसीलिए आपको सारी सारी लड़कियां एक जैसी लगती हैं। लगता है भाभी जी ने बहुत बांध के रखा हुआ है, एकदम इधर उधर निगाह नहीं दौड़ानी है। मजाक कर अब रही बस ये हूँ। राज की बात मैं खोलना नहीं चाहता था। बट अभी अभी हम एक उदाहरण देखें, हमारे सामने बहुत अच्छा उदाहरण है, पंचायत वेब सीरीज आई और उसमें जो रिंकी का किरदार था, जो लड़की ने किया है, पूजा सिंह उसका एक्चुअल में नाम है और सान्विका उसका स्क्रीन नेम है, तो उसकी और सचिव जी की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। अब वो ना मेकअप लगाती है प्रॉपरली, मतलब वो बहुत मिनिमल मेकअप, जैसे गांव की लड़की रहती है उस तरीके से उसको दिखाया है। ना उसकी वेशभूषा, वो एक तरीके के कपड़े पहनती है हमेशा, और ना उसको कुछ एक्सपोज करने की आवश्यकता। लेकिन वो उनकी जोड़ी इतनी चली, इतनी वायरल हुई, मीम्स बनी उसके ऊपर कि सचिव जी और रिंकी जैसा प्रेम होना चाहिए। और उसमें अगर आप देखें तो वो दोनों कभी एक दूसरे से नजरें मिलाकर भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि नेचुरल है, ये नेचुरल है कि जब हम कोई भी मतलब आजकल की मूवीज और वेब सीरीज में तो पता नहीं क्या दिखाते हैं कि वो पकड़ के पहले इमरान हाशमी बन जाता है लड़का, और लड़की भी बहुत खुश होती है जैसे पता नहीं क्या बहुत अच्छा काम कर दिया उसने। तो लेकिन अगर कोई भी लड़का लड़की नेचुरली मिलेंगे तो उनको एक दूसरे के साथ सहज होने में थोड़ा समय लगेगा। वही उस वेब सीरीज में दिखाया गया और लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ये सब जिन लोगों के पास प्रतिभा नहीं होती, जिनको लगता नहीं है कि वो ढके छुपे या अपने मर्यादा के अंदर वो सुंदर दिख सकते हैं,
जिनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है उनको मुझे लगता है कपड़े उतारने की आवश्यकता पड़ती है, और उसका चार्म वो धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। और वही शायद एक डिफरेंस है कि पाकिस्तान में, कारण जो भी हो, चाहे उनका वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग जो है उनके समाज की या प्रशासन की, शायद वो कारण हो सकता है, या फिर उन्होंने हमारी इंडस्ट्री से देखकर ये सबक ले लिया है कि ये तो हमें नहीं करना है, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। वो उस चीज़ की आयु बहुत छोटी होती है, और ये अंतर हमें देखने को मिलता है जो आजकल वेब सीरीज आ रही हैं, कुछ खासकर टीवीएफ की वेब सीरीज आती हैं, तो उसमें दिखाया भी जाता है तो उस मर्यादा के साथ दिखाया जाता है, और वो नेचुरल लगता है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी बैकलेस पहनकर मुझे कोई लेडीज घूमती हुई नहीं दिखाई देती हैं, और वहां पर जो दिखाते हैं आप उससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस जिसके कारण बैकलेस वाला उनको लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं। जो आप जी बैकलेस वाला सीन जो आप कह भी रहे हैं, वो जी दिखता है ना एकता कपूर की पार्टीज में ही दिखता है। दैट इज लिमिटेड टू दो सर्कल्स ओनली। आप अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी पार्टीज में चले जाइए, जो मतलब जो मैंने जी अटेंड की हैं, आप मिनिस्टरियल लेवल तक आप चले जाइए, आप डीएम चले जाइए, जी आप घर मिडिल क्लास फैमिली चले जाइए, आप लोअर क्लास फैमिली चले जाइए, जहाँ पे भी जाइए, वहां पर इन मतलब वहां पर ये सब चीजें कॉमन है ही नहीं, नॉर्मल है ही नहीं है। अगर बेटी गलती से पहन ली इन मूवीज वूवीज को देख के, तो सबसे पहले तो माँ पीटती है। उसके बाद घर के बाहर अगर चलो माँ को किसी तरह मना मनू के बाहर निकल गए तो भाई खड़े हैं, भाई नहीं है तो पापा खड़े हैं, नहीं तो चाचा खड़े हैं, ये क्या पहन के निकली है। आई मीन दैट थिंग इज स्टिल देयर बिकॉज इट मैटर्स। आप एक नहीं, इसमें एक उदाहरण आप उदाहरण मैंने देखा, और वो उदाहरण भी बहुत पुराना हो गया लेकिन आज भी रेलेवेंट है। जो उर्दूआइजेशन ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हुआ था, तो एक मूवी आई थी विवाह 2006 में, और उस समय पर सोशल मीडिया इतना प्रोमिनेंट नहीं था, लेकिन था, थोड़ा बहुत था, शुरू हो रहा था। तो जो हमारा जो जेन, जो भी बोलते हैं उसको जेन जी बोलेंगे, जो नए हमें काले अंग्रेज जो थे हमारे यहाँ के, वो सब वो उसमें बहुत मजाक उड़ाया गया था। जल का भी बहुत मजाक उड़ाया था कि जल कौन बोलता है, नमस्कार कौन बोलता है, प्रणाम कौन बोलता है। लेकिन उसके बाद मैंने नोटिस करना शुरू किया, तो हमारे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में आज भी सब प्रणाम बोलते हैं, आज भी सब विद्यालय बोलते हैं। स्कूल हमारे सिर्फ टीयर 1 हमारे मेट्रो सिटीज में ही बोला जाता है, आज भी विद्यालय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी के प्रयोग को संस्कारी रूप से किसी छवि को दिखाने को, उन सबको एक डाउनग्रेड कर कर जानबूझ के दिखाया जाता है कि अगर आप ये कर रहे हो तो आप दकियानूसी हो, अगर आप ये कर रहे हो तो आप पिछड़े हो, अगर आप साड़ी पहन रहे हो तो आप पिछड़े हो, अगर आप शॉर्ट स्कर्ट पहन रहे हो तो आप मॉडर्न हो। तो ये जो एक बीमारी हमारी इंडस्ट्री को लगी है, और आप देख लीजिए कितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस के उठाकर देख लीजिए, सबके ये इंटरव्यूज दो इंग्लिश जगह में से दिखेंगे आपको। ज्यादा बीमारी ये चली है, ये वाली। एक तो पंजाब की साइड से, क्योंकि वहां पर ना क्या प्रॉब्लम क्या है कि जैसी कोई नई चीज आती है तो पंजाब में थोड़ी जल्दी चल पड़ती है। और दूसरा बॉलीवुड से, पहले बॉलीवुड से शुरू हुई, फिर पंजाबी कम्युनिटीज ने इसको बहुत जल्दी पिक किया। बिकॉज मैं, हो सकता है मेरा एग्जाम्पल गलत हो, मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट मैं जिन एरियाज में दिल्ली के रही हूँ, दे हैव बीन पंजाबी डोमिनेटेड एरियाज। एंड रचित भाई, दे जनरली वेयर शॉर्ट्स, घर में एकदम चड्डी सी पहन के घूम रही है एक लंबी टी शर्ट के साथ, जनरली जैसे मूवीज में दिखाते हैं। एंड द मदर्स आर ओके व्हेन योर मदर इज ओके एंड व्हेन योर फादर इज ओके, दैट इज द प्रॉब्लम पॉइंट। ये जो एक और कल्चर, जब उनको देख के फिर बाकी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो एनीवे हम डिविएट हो जाएंगे टॉपिक से, सो विल कम बैक टू द टॉपिक अगेन, सॉरी। दैट वाज द पॉइंट कि उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि आप हिंदी बोल रहे हो तो पिछड़े हो, उर्दू बोल रहे हो तो आप एडवांस हो, और इंग्लिश बोल रहे हो तो आप मॉडर्न हो। अगर आप संस्कारी रूप से बातचीत कर रहे हो तो आप पिछड़े हो। अगर आप अभी देखिए, मतलब मैं आपको लेकर चलूं 80s 90s 2000s और आज का समय। 80s के समय पर आप अगर देखिए कि किसी भी फिल्म में महिला को शराब पीते हुए अगर दिखाया गया है तो वो वैम्प ही होगी, वो किसी बार में काम करती होगी या किसी विलेन की साइड किक होगी। कभी भी
घर में बैठकर कोई महिला नहीं पीती होगी। अब 80s से हम आते हैं 90s में, और मुझे लगता है शायद राजा हिंदुस्तानी वो आइकॉनिक फिल्म होगी, या ऐसी कोई एक फिल्म है जिसमें दिखाया गया कि हाँ, लड़की का बहुत दिल टूट गया है या उसके हस्बैंड ने धोखा दे दिया, तब वो शराब उठाकर पी रही है, और इससे बहुत अपमान हो रहा है उसके उसके परिवार का, उसके पति का, और उसको जलाने के लिए पी रही है। यहाँ से धीरे धीरे शुरुआत हुई। इसके बाद आते हैं 2000s में। इसके बाद लड़कियां जो पढ़ाई कर रही हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, ये जवानी है दीवानी शायद वो मूवी थी, तो अब वो शराब पीना शुरू कर दे रही हैं। एक पी रही है तो दूसरी उसको देखकर पी रही है, और किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला दशक आता है 2010 का, और उसमें आप देखिए कि घर की महिलाएं शराब पी रही हैं। हाँ, बड़े आराम से, अरे मेरे लिए भी पैक बना लेना, गर्मी बहुत हो रही हाँ, है, मेरे लिए भी ले आ लेना, ये दादी टाइप की। दादी भी और ज्यादातर दादी पंजाबी भी शराब पी रही हैं। पंजाबी व्यूज के साथ दिखाया गया, पंजाबी फैमिलीज के साथ ये दिखाया, इसलिए मैंने कहा आप देखिएगा, क्योंकि मैंने जो इंस्टाग्राम पे रील्स देखे हैं एक दो बार इस तरीके के, या उसमें व्हाट्सएप में जो फॉरवर्ड्स आते हैं, वो जनरली पंजाबी कल्चर के साथ ही दिखा रहे हैं कि दादी बैठी हुई है जो आप कह रहे हैं, और दादी बोलती है मेरे लिए भी एक बना ले चल, ऐसा करके। नहीं, लेकिन वहीं तक लिमिटेड नहीं है। आप देखिए बंगालीज को भी दिखाते हैं कि भाई हाँ, आंटी हैं और वो साथ में ड्रिंक कर रही हैं। अब धीरे धीरे इसको ये दिखाने लगे कि भाई हाँ, अच्छा, कुछ वेब सीरीज और उसमें ये भी दिखाने लगे हैं कि बूढ़ी दादी हैं और वो गाली दे रही हैं, और उस पर हम हंस रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। तो ये जो इसे बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन ऑफ क्राइम, कि जिस चीज को हम पहले सोशली अनएक्सेप्टेबल मानते थे, यहां तक कि क्राइम तक मानते थे, उस चीज को हम अब एक्सेप्ट कराना शुरू कर दे रहे हैं। मैंने आज तक, ठीक है, ऐसा होता है गांव देहात में, कोई दादियां ऐसी होती हैं जो कभी गाली देती हैं, लेकिन वो सोशली एक्सेप्टेबल कभी ऐसा नहीं है कि वो पुरुषों के सामने गालियां दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके कोई रिश्तेदार आए हुए हैं तो तब गालियां दे रही हैं। लेकिन हम उसको इस प्रकार से प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं। जो मैंने आपको शराब का बताया 80s से, वही गालियों का भी है। गालियां भी अभी कि उसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, समाज में भी बदलाव हुआ है। मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कार्यक्रम था, और कार्यक्रम के बीच में मैं कैंटीन में जाकर बैठ गया, मास्क लगाया हुआ था, मैं लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, वो गर्ल्स कॉलेज था, और 20 साल पहले हमने भी कॉलेज में पढ़ाई की थी। तो हमारे समय पर भी ऐसा था, एक दो अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियां थी जो लड़कों के बीच में गालियां देती थी। अब अपने आप में वो दें या ना दें वो अलग विषय है, लेकिन लड़कों के बीच में एक दो ही लड़कियां थी जो गालियां देने में कंफर्टेबल थी। अभी देखो तो लड़के लड़कियां बैठे हैं और फुल ऑन, मतलब गालियां ऐसे चल रही हैं। तो वो मुझे लगता है कि इस पॉपुलर कल्चर का कहीं ना कहीं प्रभाव है, कि जब हम दिखा देते हैं कि आप घर में बैठकर परिवार के साथ शराब पी रहे हो, लड़कियां, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं लड़कियों का शराब पीना भी उतना ही गलत है जितना लड़कों का, ना कम ना ज्यादा। आप उस दृष्टिकोण से सोच सकते हैं कि यदि वो माँ बनने वाली है या आगे जाकर माँ बनेगी, तो उस पर जो प्रभाव है उसका, वो डिफरेंट होगा किसी एक लड़के से, तो उसकी सामाजिक जिम्मेदारी उस पर ज्यादा है। लेकिन नैतिक रूप से अगर हम कहें तो ठीक, अगर हम मान भी रहे बराबर हैं, लेकिन हमारे समाज में आज भी ऐसा नहीं होता है कि बेटे के सामने बैठकर माँ शराब पी रही है, लेकिन हम फिल्मों में इसको दिखाने लगे हैं। तो ये मुझे लगता है कमिंग बैक नियोजित टू द, षड्यंत्र है। जी, मैं इसलिए वापस लेकर आ रही हूँ। ये हमारे जी, यहाँ पर होता है, उनके वहाँ पर क्या होता है? उनके वहाँ पर एकदम उल्टा है। ना इस तरीके की लैंग्वेज, ना इस तरीके का, बल्कि वो उनकी जो दुआ सलाम चलती है, अल्लाह हाफ़िज़ चलती है एंड ऑल दैट स्टफ, उनका वो दिखाया जाता है। इनफैक्ट वो प्रमोट कर रहे हैं। वो जी, उर्दू कल्चर को, इस्लाम को, कुरान को, उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ उल्टा है। जैसे आपने कहा कराची वुड, तो हमारे यहाँ ये डिस्ट्रॉय करने का काम करे, तो इनकी लॉयल्टी कहाँ है? कराची की तरफ। उनकी लॉयल्टी कहाँ है? कुरान की तरफ। अंतर यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, एक तो साइज़ ऑफ इंडस्ट्री और वो बाकी चीज़ों पे भी रचित भाई हम कवर करें अगर तो? जी। अगर साइज ऑफ इंडस्ट्री की बात करें तो डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री से तो उनका मुकाबला नहीं है। वो लोग अभी बहुत इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी छोटे हैं। उनकी टारगेट ऑडियंस अभी
क्योंकि प्री इंटरनेट रिवॉल्यूशन अगर हम कहें तो उनकी टारगेट ऑडियंस बहुत कम थी। आज वो थोड़ी-सी बढ़ती जा रही है क्योंकि अभी जो सीमाएँ हैं बॉर्डर्स की, वो टूट रही हैं। पहले क्या था कि भई वहाँ का चैनल है तो वो वहीं पर आएगा। यहाँ पर उसकी कोई डिमांड नहीं है, वो नहीं आएगा क्योंकि एक साइज़ेबल डिमांड आपकी होनी चाहिए। जो आप हाईएस्ट ग्रॉसरी बता रहे हैं, हमारी 2000 करोड़ की है, उनकी 29 करोड़ की है कुल। तो उस हिसाब से वो शैशव काल में है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमेशा शैशव काल में रहेगा। क्योंकि हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान के मैच जीतने पर पटाखे फोड़ते हैं। तो अब क्योंकि इंटरनेट रिवॉल्यूशन आ गया और बाउंड्रीज टूट गई हैं, तो वो देखा जा रहा है। और बहुत सारे आज ही मैं कहीं देख रहा था, शायद यूट्यूब पर या कहीं पर, तो बताया हुआ था कि बहुत सारे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स आ गए हैं। उनको भी बहुत देखा जा रहा है भारत की ऑडियंस के द्वारा। जैसे भारत के बहुत सारे चैनल यूट्यूब चैनल आ गए हैं। हाँ, यूट्यूब पर ऐसे चैनल्स आ गए हैं। तो अभी वो बाउंड्रीज टूट रही हैं, तो उनका हमारे यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और आगे आने वाले समय में और बहुत होगा। अब वो किस प्रकार का एजेंडा, किस प्रकार की मानसिकता, किस प्रकार की आइडियोलॉजी आप तक पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है हमें बहुत सजग रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि वैसे ही हम अपने कराची वुड से परेशान हैं, उनके कराची वुड भी अगर हमारे घरों के अंदर आने लग गए, तो उसका कुछ अच्छा प्रभाव भी हो सकता है। जैसा कि आपने बताया कि वो अपने संस्कारों, कम से कम अपने संस्कारों को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन एक ग्लोरिफिकेशन ऑफ दैट आइडियोलॉजी भी हो सकता है। तो मुझे लगता है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर देन, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर अरे का ये एक हिस्सा भी हो सकता है जी। इट इज, आप अगर आप देखें कि अगेन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन दिलजीत दोसांझ जैसे व्यक्ति कहीं यूएस कनाडा में शो करते हैं तो पाकिस्तान का दिल दिल पाकिस्तान गाते हुए पाए जाते हैं। आयुष्मान खुराना दिल दिल पाकिस्तान गाते हुए पाए जाते हैं। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन वारफेयर का, प्रोपेगेंडा वारफेयर का एक बड़ा टूल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब क्योंकि बाउंड्रीज टूटी हैं, तो इसमें बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेशन करने की मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि अगर अरब कंट्रीज की ओर से इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाए, ताकि हमारे ऊपर ये एक वॉरफेयर शुरू किया जा सके। एक चीज और है जो हम भूल गए, हमारे यहाँ के आजकल के सीरियल्स में बहुत सारा सुपरस्टिशन जानबूझकर दिखाया जाता है। स्पेशली एकता कपूर को तो ले जाना चाहिए कोर्ट में घसीट कर। अभी इनकी कोई एक और मूवी आई है, कोड एम करके, आई थिंक इट्स कम इन तेलुगु और सम अदर मूवी, जहाँ पे अगेन आर्मी पे गलत एलिगेशन, आर्मी का गलत डिपिक्शन, आर्मी की आर्मी शायद रेप करते हैं या गेज है, ऐसे तरीके कुछ चीजों को किया गया है, विच which needs to be actually curbed, which needs to be stopped। जो सुपरस्टिशन हमारे यहाँ मतलब जानबूझकर दिखाया जा रहा है, वो दैट इज नॉट राइट। ये सांप बन जाते हैं, इच्छाधारी नागिन बन जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जिंदा हो जाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। आई थिंक दिस नीड्स टू ये तो स्टॉप। तय है, ये तो कपूर तय है कि हमें किसी, हाँ नहीं, ये तो तय है। पद्मश्री एकता कपूर, आप भूल जाते हैं, ये तो तय है। हाँ, रचित भाई उस पे भी थोड़ी थोड़ी रोशनी डाल दो ना, ये पद्मश्री तक पहुंची कैसे? कौन सा मास्टर स्ट्रोक मारा गया था इस बार? क्योंकि मैं मास्टर अब स्ट्रोक से थक चुकी हूँ। पहले मास्टर स्ट्रोक पे विश्वास होता था कि अच्छा हाँ हो सकता है ये वाला एंगल हो। अब थोड़ा मास्टर स्ट्रोक जब कोई बोलता है ना, तो मुझे लगता है प्लीज स्टॉप इट यार। जी। नहीं, इस पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, विवाद हो जाएगा। तो इस पर मैं, आई लीव इट टू द इमेजिनेशन ऑफ आवर ऑडियंस। बीच वाली कड़ी तो बता दो, बीच वाली कड़ी तो बता दो, ये इतना तो बता दो। एक 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 नहीं एकता बीच कपूर बीच में कड़ी और फिर पद्मश्री, कनेक्टिंग पॉइंट नहीं, कौन वो थी? कड़ी सिस्टम, वो सिस्टम है, कोई देयर इज नॉट वन इंडिविजुअल, लेकिन वो सिस्टम है। आप देखें कि सेंसर बोर्ड में अब प्रसून जोशी को बहुत बड़ी भूमिका मिली है, और ये प्रसून जोशी वही हैं जिन्होंने रंग दे बसंती मूवी बनाई थी, या मतलब उसका लेखन किया था। और बहुत सारे लोगों को उस समय पर ये लगा था कि नहीं, ये तो देशभक्ति फिल्म है। तो किस प्रकार से प्रोपेगेंडा फिल्म थी, वो अब जाकर कुछ लोगों को समझ आ रहा है। तो जब तक हम उन्हीं लोगों को जो
टर्न कोट लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे और नीचे से टैलेंट को नर्चर कर कर नहीं लाएंगे, तब तक ऐसा होता रहेगा। हम सोचेंगे कोई अनुपम खेर, कोई प्रसून जोशी जो आज हमारे विषय में कुछ अच्छा बोल दे रहा है तो हम उसको प्रमोट कर दें या उसको हम बोल दें। हो सकता है एकता ने भी कुछ ऐसा बयान दे दिया हो तो चलो उसको पद्मश्री देकर खुश कर देते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि जो उसकी सिलेक्शन कमेटी होगी वही बेहतर तरीके से बता पाएगी। मेरी इमेजिनेशन फेल हो गई ये जानने के लिए कि ऑल्ट बालाजी की सूत्रधार एकता This को woman single-handedly has destroyed thousands of families. This no, particular thousands is woman, an understatement. Thousands is an understatement, understatement. understatement, millions of families rather. दिमाग में Right. सास बहू सिंड्रोम और पता नहीं क्या क्या लोगों के डाल के जहर भर दिया है परिवारों में इस अकेली औरत ने। इसको तो कोर्ट में ले जाना चाहिए हिंदू समाज को, इनफैक्ट आर्मी को। अब तो आर्मी को भी मौका दिया हुआ है, अगर आर्मी लेकर नहीं जाती है तो फिर अब क्या बोले। और ये भी पहला नहीं है, ये भी रिपीट ऑफेंस हो गया है कि आर्मी लेडीज को चरित्रहीन दिखाना, आर्मी को चरित्रहीन दिखाना, ओपननेस के नाम पर वियर्ड थिंग्स दिखाना। तो ये पहला नहीं है। रुस्तम जैसी फिल्में भी इस पर बनी हैं और ये वेब सीरीज में तो आम देखने को अभी मिल ही रहा है। तो मुझे लगता है हमें बाहर के शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है, हमारे अंदर के शत्रु ही इतने बहुत हैं जो जहर घोलने में लगे हुए हैं। जी, और कंक्लूडिंग नोट्स एक दो पॉइंट्स मैं भी बोलना चाहूंगी। कुछ एक टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अच्छी यूज करती है, जैसे जो उनका कैमराज है, आई थिंक दे आर ऑफ हायर क्वालिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने एक तो जो कुछ चीजें देखी हैं। दूसरा, वो अगर वो सीरीज भी बनाते हैं, जैसे जो टीवी सीरीज भी बनाते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, इसलिए शायद इंडियन ऑडियंस उनको ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है उसकी तरफ। क्योंकि मैंने यहाँ पर मैंने कुछ एक जो फैमिली से बात की, इंडियन फैमिली से, व्हाई दे आर वाचिंग पाकिस्तानी, बिकॉज यार 8-10 एपिसोड में खत्म हो जाता है, 20 एपिसोड में। ये इनका एकता कपूर वाला तो वो क्या बोलते हैं, इलास्टिक की तरह वो खिंचता ही रहता है, कभी मर के 4 जनरेशन 5 जनरेशन 7वीं जनरेशन तक पहुंच जाते हैं, खत्म ही नहीं होता है। प्लस वल्गैरिटी, प्लस सुपरस्टिशन, मतलब द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर बीइंग प्रोजेक्टेड, ये जानबूझकर खराब किया जा रहा है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, दैट इज द क्वेश्चन। ऐसा नहीं हो सकता नहीं, ये सिस्टम है। देखिए, ये सब चीजें तब होती हैं जो स्ट्रेच करने वाली चीजें होती हैं, सुपरस्टिशन डालना, वल्गैरिटी डालना। जब आपका जो राइटर है, इट मेनली डिपेंड्स ऑन द राइटर। आपको जो राइटर है वो उसको अपनी कला पर विश्वास नहीं है और उसके पास कला भी नहीं है, और द इंडस्ट्री रन्स थ्रू राइटर्स। Not today, it has been happening for the past 70 years. कादर खान जैसे व्यक्तियों ने जितना नुकसान हमारा किया उतना किसी शाहरुख खान या सलमान खान, आमिर खान ने नहीं किया है। अभी क्या है कि वही जो लेफ्ट लिबरल सेकुलर फ्रेम के राइटर्स हैं, उन्हीं को बड़े हाउसेस में, मीडिया हाउसेस में मौका मिलता है। अगर कोई राष्ट्रवादी विचार का है, अगर कोई अपनी संस्कृति से जुड़ा कुछ लिखना चाहता है, तो उसके काम को रिजेक्ट किया जाता है। इससे क्या होता है, जो अच्छे राइटर्स हैं वो इस इंडस्ट्री से दूर हो जाते हैं। वो अपना कुछ वेब सीरीज बना रहे हैं, टीवीएफ जैसे लोग हैं जो अपना कुछ अच्छा कंटेंट, स्वस्थ कंटेंट बना रहे हैं, कोई अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, कोई साउथ इंडस्ट्री की तरफ निकल गया है। तो इस तरीके से हो रहा है। तो बचते हैं वो राइटर्स जो रद्दी हैं, बेकार हैं, जिनमें कोई कंटेंट क्वालिटी नहीं है, लेकिन उस विचारधारा के कारण वो वहां पर है। अब जिसके पास क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं होगा, जिसके पास इमेजिनेशन नहीं होगी, वो यही करेगा कि एक मर के पुनर्जीवित हो गया, फिर दोबारा पुनर्जीवित हो गया, फिर नाग बन गया, फिर नागिन बन गई। वो यही सब चीजें कर पाएंगे और फिर वल्गैरिटी दिखाएंगे जिसको अपने कंटेंट पर विश्वास नहीं है। वल्गैरिटी वही दिखाता है जिसको ये विश्वास नहीं है कि यदि मैंने ढका छुपा किसी को दिखा दिया तो कोई देखेगा। तो इसलिए ये क्वालिटी ऑफ राइट, और जो इनकी जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं, एक फिल्म राइटर्स एसोसिएशन बनी हुई है जिसका मैं सदस्य हूँ। किसी जमाने में मैं लिखा करता था, लेकिन आज भी उसका सदस्य हूँ मैं। और ऐसे ही सिंटा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फिल्म की बनी हुई हैं, उसमें हमारा वामपंथ इतना हावी है, लिबरलिज्म इतना हावी है, सेकुलरिज्म इतना हावी है कि अच्छे राइटर्स को वो पहुंचने ही नहीं देते हैं वहां तक।
तो जब बुरे राइटर्स आएंगे तो फिर ये खींच तान जी और उसको लंबा खींचना, और क्योंकि इमेजिनेशन नहीं है, वो सब होगा नेचुरली। राइट पॉइंट the only point with which I think we'll like to conclude, बॉलीवुड को, एकता कपूर जैसे टीवी सीरियल मेकर्स को लॉयल्टी सीखनी चाहिए। लॉयल्टी, LOYALITY, लॉयल्टी सीखनी चाहिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से। बाकी सब तो एडजस्टेबल है। लॉयल्टी सबसे पहले, अपने देश के प्रति भक्ति और लॉयल्टी, डेडिकेशन, जो वर्ड्स सुनने में बहुत हल्के लगते हैं पर इनकी वैल्यू बहुत है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्योंकि इन जैसे गुरु घंटा लोगों के समझ में मुझे लगता नहीं है कि इस जन्म में तो आएगा, अगले जन्म का पता नहीं। थैंक यू सो मच रचित भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है, तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है और बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।